बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज से फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आपको ये मालूम है जी कि आपके जो कोर्स है जी उसके अंदर 8 चैप्टर हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तमाम चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टडी करें जी। तो जो 8 चैप्टर हैं पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको कि उन चैप्टर्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है जी, और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला आज से करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर उसका नाम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है और इस पहले चैप्टर के अंदर ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। जो मोटे मोटे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं उसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल है। इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बुनियादी तौर पर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और उससे पहले आप कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जिनको जानना न्यूमेरिकल को करने से पहले ज़रूरी है। तो ये चैप्टर का हिस्सा है, मेजर पार्ट इसका न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल है। जो दूसरा चैप्टर है वो है जी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और इस चैप्टर के अंदर आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजर चैप्टर है वो गैसेस के ऊपर मुश्तमिल है और इस चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों ही शामिल हैं। जो तीसरा चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। डेरिवेशन भी इसके अंदर है, न्यूमेरिकल भी इसके अंदर है, लेकिन न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ही कम है। तो मोस्टली जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो आपने सबसे पहले तो डिस्कवरीज पढ़नी है जी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कैसे हुए। जब आप उसको डिस्कवर कर लेंगे तो फिर आपने ये पढ़ना है जी कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज है। इसके बाद फिर आपने कुछ डेरिवेशंस पढ़नी है जो बोहर एटॉमिक मॉडल से डील करती हुई हैं। उसी के अंदर फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। उसके बाद फिर आप इस चैप्टर के अगले हिस्से पे आ जाएंगे जहां आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिर में आप कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर इनके ट्रेंड्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जाएंगे। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ चुके जी तो हमारे लिए आयोनिक बॉन्ड को पढ़ना और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ना और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ना आसान हो जाएगा और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान हम फ़र्क करना सीखेंगे। इसके बाद फिर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर हैं वो VSEPR, हाइब्राइड ऑर्बिटल थ्योरी और लुईस मॉडल से हम इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। इस चैप्टर के बाद हमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी कोर्स का। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम हेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे जी। और यहाँ पर फिर हम Kp और Kc के दरमियान फ़र्क को पढ़ने जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे जी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या क्या बातें बताता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद फिर हमें जो पढ़ना है वो है सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों के दरमियान तफरीक करेंगे और उसके बाद फिर कॉमन आयन इफेक्ट और उसकी यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जो सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है और सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर 2 बुनियादी केमिस्ट्री हमने डिस्कस करनी है। एक सोल्यूशन केमिस्ट्री है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो सोल्यूशन केमिस्ट्री को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अलग-अलग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपकी किताब का सबसे लेंथी चैप्टर तस्वुर किया जाता है और ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर में है और इसके अंदर भी न्यूमेरिकल शामिल है। और आखिर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे जहां हम रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर हम करेंगे। तो ये तो आपकी कोर्स की ओवरव्यू थी। ये 8 चैप्टर हैं जी और इन 8 चैप्टर्स में हर चैप्टर ही आपके इम्तिहान का हिस्सा होता है जी। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे जी कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ना किस तरह है, कि जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी इससे आपने मुस्तफीद किस तरह होना है, इससे आपने फ़ायदा किस तरह उठाना है जी। तो हर लेक्चर जो टॉपिक वाइज लेक्चर है और जो चैप्टर वाइज लेक्चर है उसको अपलोड कर दिया जाएगा और जब अपलोड किया जाएगा तो आप साथ साथ भी अपने वक्त पर भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आप उस वक्त पे देखना चाहें तो ये लेक्चर
आगे भी अपलोड रहेगा, तो आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं जी। लेकिन इस लेक्चर से जो असल फ़ायदा होगा ये उन स्टूडेंट का होगा जो साथ साथ असाइनमेंट को अटैम्प्ट करेंगे और जो टेस्ट दिया जाएगा उस टेस्ट को देंगे जी। तो इस ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए आपकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी जी। तो कराची बोर्ड के तहत ये डिलीवर किए जा रहे हैं लेक्चर। तो अगर आप असाइनमेंट्स को अटैम्प्ट करेंगे और टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना तो फिर आप इस लेक्चर से इतना फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे कि जितना मैं समझता हूँ जी। तो जो असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स आपको जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप पे उसको आपको उस पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे हर लेक्चर के बाद, और उनका सोल्यूशन आप करेंगे और उसको मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और फिर मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा और जो गलतियाँ होंगी वो आपको हम उसके बारे में गाइड करेंगे। इसके अलावा इन ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमारा हर हफ्ते या 15 दिन या महीने में एक लेक्चर या इससे ज़्यादा लेक्चर जूम पर भी होंगे जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये तरीका होगा हमारे इन ऑनलाइन क्लासेस का। तो आज से चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो आज इस चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपके सामने है और इसका जो मेन मौजू है जी वो है जी डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे और केमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि जो इस चैप्टर के अंदर हमें जानना ज़रूरी है केमिस्ट्री को समझने के लिए और केमिस्ट्री की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिन डेफिनेशन की ज़रूरत है, जिन बुनियादी टर्म्स को जानना ज़रूरी है, उन तमाम टर्म्स को हम देखेंगे और उनकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और इनकी डेफिनेशंस को हम सीखेंगे। और उसके बाद फिर इस चैप्टर के इस लेक्चर के आखिर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल से है, यानी मोल, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे और उसके चंद न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है जी कि जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इस केमिस्ट्री को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको डिफ़ाइन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं जी। जो किताब ने आपकी डेफिनेशन दी है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा और उसके बाद उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है वो भी यकीनन सही होगी। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन आपकी किताब डिस्कस कर रही है वो क्या है, आइए इसको देखते हैं जी। तो लिखा है जी ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें या बायोलॉजी की बात करें तो ये तमाम की तमाम असल में किसकी ब्रांचेज हैं, साइंस की ब्रांचेज हैं जी। और ये साइंस की ब्रांचेस कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करती हैं जी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं जी, लिखा है जी द स्टडी ऑफ नेचर, तो फितरत को स्टडी करना, द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो असल में मैटर की स्टडी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन मैटर की जो हम स्टडी करेंगे वो मैटर के नेचर की स्टडी करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। इस प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों आएंगी। वो मैटर किस तरह से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है जी, वो होमोजीनियस मिक्सचर है या वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स मौजूद हैं, उसके अंदर किस किस्म की बॉन्डिंग है जी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम कंपोजिशन के अंदर पढ़ते हैं। और फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, अगर वो सॉलिड है तो वो किस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी एटम्स अरेंज किस तरह से हुए हैं, लैटिस के अंदर एटम्स अरेंज किस तरह से हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो हम पढ़ते हैं उस स्टडी को हम केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं जी, स्टेट ऑफ मैटर आप ये जानते हैं जी चेंज होगी कि अगर हम वहाँ हीट अप्लाई करें या हम प्रेशर अप्लाई करें जी, तो अगर फैक्टर्स जिन पर मैटर डिपेंड करता है यानी मैटर की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, तो अगर हम उनको चेंज करेंगे तो उनको चेंज करने की वजह से यकीनन स्टेट ऑफ मैटर पे फ़र्क पड़ेगा। और जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी तो उसका मतलब यकीनन उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, उसकी नेचर भी चेंज होंगी, उसकी कंपोजिशन भी चेंज होंगी। तो ये इस चीज़ की स्टडी भी केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर होती है। और वो तमाम के तमाम प्रिंसिपल जिस तरह मैंने बात की कि टेम्परेचर के चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, जब प्रेशर के चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, और स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होने के लिए और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है। यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन कराएं तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में भी जो मैटर है वो अपनी हालत को, अपनी नेचर को क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकता है, तब्दील कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी
ये क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो केमिस्ट्री असल में क्या है जी? स्टडी ऑफ मैटर है। तो मैटर के बारे में जो कुछ हम पढ़ने जाएंगे उसको केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर पढ़ा जाता है। और आप ये जानते हैं जी कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसको आप मैटर कहते हैं जी, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या है जी? एनीथिंग दैट possesses मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो हर वो चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो उसका मतलब है दुनिया की हर चीज की स्टडी केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी जी। लेकिन आपने जो स्टडी करनी है वो मैटर की नेचर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, और उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना है, उन तमाम प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है जिसकी वजह से मैटर की स्टेट चेंज होगी। तो ये केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन थी जो आपकी किताब ने लिखी थी, उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास की डेफिनेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट को ले लें, तो हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, आप हीलियम ले सकते हैं, आप लिथियम ले सकते हैं, यानी कार्बन से पहले वाले ले लें, चाहे आप कार्बन से बाद वाले ले लें। तो एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जिसको कार्बन 12 के मास यानी कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर कर कर निकाला जाए, इसको क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मास कहते हैं जी। तो जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है जी। और हाइड्रोजन का जब आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है जी? 1 होता है। इसका मतलब है इट इज 1/12 टाइम दैट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये एक तरीका है जी एटॉमिक मास को निकालने का जी। अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें जी तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस को बेसिकली क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मास कहते हैं जी। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और क्या मौजूद होते हैं? न्यूट्रॉन्स मौजूद। इनको आप जमा करें तो इनको जमा करने से भी आपके पास क्या आ जाता है जी? एटॉमिक मास आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से एटॉमिक मास निकाला गया उसमें कार्बन 12 को, यानी कार्बन के मास को जो कि 12 होता है जी, उसको स्टैंडर्ड तस्वुर किया गया और इस स्टैंडर्ड के रेफरेंस से तमाम एलिमेंट्स का, कार्बन से पहले वाले एलिमेंट्स का और कार्बन के बाद वाले एलिमेंट्स का आपने मास निकाला। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपके सामने है, लिखा है जी, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के वन एटम का मास 12 होता है। इसकी कंपैरिजन में बाकी तमाम एटम के आप मासेस निकालते हैं जिनको आप एटॉमिक मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे एटॉमिक मास कार्बन का तो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन इसके मुकाबले में जब इसके कंपैरिजन से आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और इसके कंपैरिजन से जब आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो 16 एटॉमिक मास यूनिट है जी। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन को आपने यहाँ पढ़ा। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जी कि एटॉमिक मास था तो उसके साथ जो यूनिट लगा हुआ था, यानी 12 के साथ जो लगा हुआ था वो लगा हुआ था AMU। तो AMU क्या है? बेसिकली यूनिट है किसका? एटॉमिक मास का। और इस यूनिट को आप क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं जी। तो एटॉमिक मास यूनिट असल में क्या होता है जी? वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है जी? कि अगर आप बात करें जी कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है जी, तो आप इसको भी किससे निकालना पड़ेगा? इसको भी कार्बन के जरिए निकालना पड़ेगा जी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट it is exactly equals to 1/12 the mass of carbon atom। क्योंकि कार्बन एटम को स्टैंडर्ड तस्वुर किया गया है इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। तो इसी वजह से 1 एटॉमिक मास यूनिट भी आप कार्बन 12 के रेफरेंस से ही निकाल रहे हैं जी। तो एटॉमिक मास भी कार्बन के रेफरेंस से, कार्बन 12 के रेफरेंस से निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कार्बन 12 के रेफरेंस से निकाला जाता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इस 1 को हटा दें तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है जी? इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, यानी 1/12 टाइम द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसको A.M.U से जाहिर किया जाता है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिक मास तो हमने पढ़ लिया जी। एटॉमिक मास को निकालने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है जी? कि आप उसको कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके निकालेंगे। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है जी? एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं जी। और वो किसके बराबर होता है? क्योंकि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड माना है तो वो 1/12 टाइम दैट ऑफ कार्बन 12 होता है जी। तो मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है जी?
तो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, देखो मॉलिक्यूलर मास की बात आ गई, इसका मतलब ये है कि ये किसी मॉलिक्यूल का होगा, और मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसके अंदर कम से कम 2 एटम्स तो होंगे, 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है जी, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर, तो उनके अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का अगर आप सम कर लेंगे तो उसे आप क्या कहते हैं जी, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको देखते हैं जी, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल as shown by its molecular formula is known as molecular mass। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होता है जी, मॉलिक्यूल का होता है। तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस का अगर आप सम लेंगे तो उस सम को क्या कहेंगे जी, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास की ये डेफिनेशन थी जो आपके सामने आई, इसको एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम वाटर का निकालने जाएं तो कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम मौजूद है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है जी, 1 होता है। 2 एटम्स मौजूद थे इसलिए आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 2, इसके अंदर आपने 16 को ऐड किया तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18 एटॉमिक मास यूनिट। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का क्या होता है जी, तो क्लोरीन क्या है जी, मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है जो कि क्लोरीन है। और इस क्लोरीन के कितने एटम्स मौजूद हैं, 2 एटम्स मौजूद हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 होता है। क्योंकि 2 एटम्स मौजूद है इसलिए आपने 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब कितना आ गया, 71। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 71 एटॉमिक मास यूनिट। एक और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं जी। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है जी मीथेन का, तो मीथेन भी मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है जी। कार्बन क्या सिर्फ 1 एटम मौजूद है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स मौजूद हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो क्योंकि 4 एटम्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, जवाब आया 4। इस 4 को 12 के अंदर ऐड किया, जवाब आ रहा है 16। तो 16 ये क्या है जी, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, मीथेन का। तो एटॉमिक मास जो भी आपने पीछे पढ़ा और जो मॉलिक्यूलर मास जो अभी आपने पढ़ा जी, इनके दरमियान डिफरेंस भी इम्तिहान में पूछा जाता है। तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो इम्तिहान में कम से कम 2 डिफरेंस तो आपने लिखने होते हैं जी। तो ये 2 डिफरेंस आपके सामने है, इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन को लिख दिया और उसके बाद फिर दूसरा डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे जी। तो द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 से कंपेयर करके एलिमेंट का जो मास निकालेंगे उसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं जी। जबकि मॉलिक्यूलर मास के अंदर 1 से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, वो सिमिलर एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं जी। तो तमाम तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स मौजूद हैं, अगर आप उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा जी। अच्छा, एटॉमिक मास का क्या लिखा हुआ है जी, तो इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ एक ही एटम के मास को एक्सप्रेस करता है जी। जबकि मॉलिक्यूल के अंदर आप ये जानते हैं जी कि मुख्तलिफ एटम्स मौजूद होते हैं। कम से कम भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स तो लाजमी मौजूद होंगे, 2 एटम्स से कम तो, अगर गैस की बात करें, H2 की बात करें तो एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एटम्स एक नहीं बल्कि एटम्स कितने हैं जी, हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन गैस के अंदर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। तो किसी भी गैस की बात करें जी तो उसके अंदर उस एलिमेंट तो सेम रहता है लेकिन कम से कम 2 एटम जरूर, तो मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम 2 एटम तो जरूर होंगे। तो ये जो है
मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक एटम के मास को नहीं बताता, बल्कि एक से ज्यादा एटम्स के मास को बताता है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये दूसरा फर्क आ गया जी कि एटॉमिक मास सिर्फ एक ही एटम के मास को जाहिर करता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल में मौजूद एक से जायद एटमों के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो डिफरेंस एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान डिस्कस करें। पहली वाली डेफिनेशन थी और दूसरा वाला इन दोनों के दरमियान फर्क था। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है जी? तो ये याद रखिएगा जी कि मॉलिक्यूलर मास जो भी आपने इससे पहले पढ़ा, फॉर्मूला मास भी बिल्कुल उसी जैसा है जी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है और जो फॉर्मूला मास है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जी। तो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस गिवन इन अ सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, इसमें एक बात का इजाफा कर लीजिएगा जी, आयोनिक सब्सटेंस। तो ये क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला मास कहलाता है जी। तो किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला है जी, उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, अगर आप उनके मासेस को सम कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी? ये फार्मूला मास बन जाएगा जी। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जी, तो इसका फार्मूला मास होता है क्योंकि इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं जी। तो इसका मास क्या है जी? तो सोडियम आपका ये पहला एटम है और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है जी? क्लोरीन है। सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, जवाब आ जाएगा 58.5। तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास है और फॉर्मूला मास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयोनिक सब्सटेंस है जी। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयोनिक सब्सटेंस है जी। तो अगर आप इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक मैग्नीशियम मौजूद है, दूसरा ऑक्सीजन मौजूद है। मैग्नीशियम के भी एक एटम मौजूद है, ऑक्सीजन का भी एक एटम मौजूद है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 24 के अंदर जब आपने 16 को ऐड किया तो जवाब आ रहा है 40। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मास 40 एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसी तरह आप कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालने जा रहे हैं, ये भी आपका आयोनिक सब्सटेंस है जी। तो अब आप देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। एक कैल्शियम मौजूद है, दूसरा कार्बन मौजूद है, तीसरा ऑक्सीजन मौजूद है। कैल्शियम के सिर्फ एक एटम मौजूद है, कार्बन का एक एटम मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद है। कैल्शियम का मास 40 होता है तो आपने 40 लिखा, कार्बन का मास 12 होता है तो आपने 12 लिखा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है लेकिन इसके कितने एटम्स मौजूद है? 3 एटम्स मौजूद है, इसलिए आपने लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 100 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मास है वो है जी 100 एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास की तरह बिल्कुल फॉर्मूला मास भी आप निकाल सकते हैं। जिस तरह आपने मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखा, फॉर्मूला मास को निकालने का भी वही तरीका है। फॉर्मूला मास के अंदर और मॉलिक्यूलर मास के अंदर जो बुनियादी फर्क है वो ये फर्क है जी कि मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जी जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और फॉर्मूला मास उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जिनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी, और जिनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है और फॉर्मूला यूनिट्स का जो मास होता है उसको फॉर्मूला मास कहते हैं। तो फॉर्मूला भी दो किस्म के होते हैं, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसको भी देखते हैं ये क्या होता है जी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले को बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहते हैं और ये वो फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला which gives the simplest ratio between the combining elements। तो किसी फॉर्मूले के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके दरमियान अगर सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाए तो एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को एक्सप्रेस करे, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? वो फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, या उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल से ये बात आपको समझ में आएगी जी। तो एग्जाम्पल देखते हैं जी। तो बेंजीन जो आपको नजर आ रहा है, बेंजीन है जी C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जी। अगर आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है जी तो आपने देखा भाई कितने एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन एलिमेंट है, दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के भी 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं।
तो इसका मतलब ये है जी कि 6 एटम्स दोनों के हैं जी। तो आप इसको सिंपली किस तरह लिख सकते हैं जी कि कार्बन का भी एक एटम है और हाइड्रोजन का भी एक एटम है। तो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला असल में वो होता है जी जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो बताए जी। तो आपने कहा भाई 6 कार्बन के एटम 6 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, 6 को आप कॉमन निकालिए और दोनों को 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन का भी एक एटम होगा और हाइड्रोजन का भी, यानी एक कार्बन के एटम के साथ एक ही हाइड्रोजन का एटम मौजूद है जी। और ये अपने आप को 6 दफा क्या कर रहा है जी, रिपीट कर रहा है। तो इस कंपाउंड का यानी बेंजीन का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, जिसको आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, वो है वह CH। ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है जी C6H12O6 और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी, जो एग्जैक्ट फार्मूला ग्लूकोज का वो यही है जी, C6H12O6। अब इसके अंदर जरा एलिमेंट्स को देखें जी, तो 3 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। अब अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकालना है जी, तो आप क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम ले लें, यानी 6, 12 और 6 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में जो आपको जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, 6 मिलेगा। तो 6 से अगर आप तीनों को डिवाइड करवाएंगे तो कार्बन का एक एटम बचेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स बचेंगे और ऑक्सीजन के क्या बचेंगे जी, एक एटम बचेगा, यानी CH2O। ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का और CH2O ये 6 बार रिपीट हो गया, क्या बना रहा है जी, ग्लूकोज बना रहा है। ये तीसरी एग्जांपल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। तो अब एसिटिक एसिड का फार्मूला तो ये आपके सामने है CH3COOH। अब आप देखिए इसमें कितने किस्म के एलिमेंट मौजूद है जी। तो एक कार्बन मौजूद है जिसके 2 एटम्स मौजूद है जी, हाइड्रोजन मौजूद है जिसके 4 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन मौजूद है जिसके 2 एटम्स मौजूद है। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर आप इसको CH3COOH से चेंज करके लिखना चाहें और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे C2H4O2। अब इसमें आपका जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा और 2 से अगर आप इसको डिवाइड करवाएंगे कार्बन के एटम्स को और हाइड्रोजन के एटम्स को और ऑक्सीजन के एटम्स को, तो जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O। ये वही एम्पेरिकल फार्मूला है जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है जी। और यहाँ पर CH2O ये जो यूनिट्स हैं जी, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं जी। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला था जी। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख के बनाया जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करते हैं, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर आप सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं जी। तो फार्मूले के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो क्या है, लीस्ट पॉसिबल रेशो क्या है। तो फार्मूला अगर लीस्ट पॉसिबल रेशो को देख के बनाया जाए तो उस फार्मूले को आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझ में आ जाएगा जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, दैट फार्मूला दैट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं जी। तो सिंपलेस्ट रेशो ना लें तो जो फार्मूला है उस फार्मूले को आप क्या कहेंगे जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे जी। तो जिन कंपाउंड्स का हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है और इसी तरह एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH है, या इसको आप किस तरह लिख सकते हैं जी, C2H4O2। अब ये मोल क्या है जी, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो मोल क्या है जी, द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास, यानी एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूला मास को अगर आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो इसका मतलब यह है जी कि आप 1 मोल की बात कर रहे हैं जी। डेफिनेशन को मुकम्मल करें, अगर पार्टिकल्स की तादाद को भी इस डेफिनेशन के अंदर शामिल कर लिया जाए तो ये डेफिनेशन मोल की मुकम्मल हो जाएगी जी। तो ये मुकम्मल डेफिनेशन आपके सामने है जी, लिखा है जी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम्स भी हो सकते हैं जी, एटम्स होंगे तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास होगा जी।
अगर आयोनिक कंपाउंड्स होंगे तो फिर उसका क्या होगा जी, फॉर्मूला मास होगा जी। तो चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, ये सब्सटेंस को डिस्कस किया गया है जी। That contains 6.02 exponent 23 particles is known as moles। तो ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल आइंस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल के अंदर समझेंगे जी। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मोल की डेफिनेशन है जी। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, gram formula mass of any substance that contains 6.02 exponent 23 particles, the quantity is known as 1 mole। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वाटर हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जी। ये 1 मोल के बराबर होता है जी। तो पार्टिकल्स को देखते हुए हम मोल का तयन कर रहे हैं जी। अगर हम सोडियम के 1 मोल की बात करें तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं जी, क्योंकि सोडियम एटम है तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे जी। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनको फॉर्मूला यूनिट्स कहेंगे जी। तो अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसके अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे जी। तो ये इतने पार्टिकल्स का किसी भी चीज के अंदर होना उसको क्या बना देता है जी, 1 मोल बना देता है। या एटॉमिक मास का, या मॉलिक्यूलर मास का, या फॉर्मूला मास का ग्राम्स के अंदर जाहिर करना, इसे मोल्स कहते हैं। अगर आप सोडियम पॉजिटिव आयंस की बात करें जी तो अगर 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन की बात करेंगे जी तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस होते हैं जी। और यहाँ पे आपको ये बात भी पता लग गई होगी कि ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 बेसिकली ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जी और मोल्स की टर्म में इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें, अब वो सब्सटेंस एटम भी हो सकती है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकती है, वो आयंस भी हो सकती है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। और इस नंबर को यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 इस नंबर को आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है जी, बेसिकली 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है जी। और किसी भी सब्सटेंस की बात करें, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट हो, अगर उसके 1 मोल की बात करेंगे जी तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर को कैपिटल एन और स्मॉल ए से प्रेजेंट किया जाता है जी। और किसी भी सब्सटेंस की अगर आप बात करें जी और उसके 1 मोल को ले जी तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो एटम है तो उसके अंदर एटम्स होंगे, अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, और अगर वो कैटाइन या एनाइन है तो उसके अंदर उतने ही कैटाइंस या एनाइन होंगे। 1 मोल का ताल्लुक एवोगैड्रोस नंबर से है। 1 मोल से अगर ये डिफरेंट होता है तो ये भी उसी का मल्टीपल होगा। मोलर मास क्या होता है और मोल्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे जी। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, जिस तरह किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं जी। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास की बात करें, जिसको आप मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं जी, तो किसी भी सब्सटेंस के अगर 1 मोल की बात की जाए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास की बात की जाए जी, तो वो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ये मोलर मास कहलाता है और इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास की एक और डेफिनेशन आपको यहां से मिल गई जी। एग्जाम्पल देखते हैं जी। तो अगर 1 मोल की बात की जाए तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 71 ग्राम होगा। ये भी आप पीछे निकालना सीख चुके हैं जी। अगर 1 मोल मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये मैग्नीशियम का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा 24 ग्राम। अगर 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात की जाए तो ये इसका फॉर्मूला मास होगा, इसको भी मोलर मास कहते हैं क्योंकि 1 मोल का मास है जी, तो ये 40 ग्राम होगा जी। तो ये आपने मोलर मास को देखा जी। तो मोलर मास असल में क्या है जी, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के या उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है और उसे मोलर मास कहते हैं। मोलर मास का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। मोलर वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं जी कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम भी आपके दिमाग में फौरन ही आ गया होगा जी।
तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम ये क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा जी कि किसी भी सब्सटेंस के अगर 1 मोल का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो जिस तरह से 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जब आप वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम भी फिक्स होता है जी। और उस वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं जी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस का आपने ख्याल रखना है। तो जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसको आप क्या कहते हैं जी, इसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे बात यहाँ पे लिख दी गई जी कि एसटीपी पर इसकी वैल्यू 22.4 डेसीमीटर क्यूब होती है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे एसटीपी पर तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब आएगा और इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं जी। तो अगर आप 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 मोल की वजह से ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब आएगा। अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड के वॉल्यूम की बात करें तो वो भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर सोडियम के 1 मोल की वॉल्यूम की बात करें तो वो भी मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 के बराबर होगा। अच्छा, एक लॉ है जो आपकी कोर्स के अंदर है मौजूद और आपकी किताब के अंदर ये लिखी हुई है, तो इसको भी लगे हाथों पढ़ लेते हैं जी। ये कहलाती है गे ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको देखते हैं जी। तो ये लिखा हुआ है जी कि गैसेस रिएक्ट्स इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स बाय वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो गैसेस हैं जब वो रिएक्ट करती हैं जी बाय वॉल्यूम रिएक्ट करती हैं जी, तो उसके अंदर जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो होल रेशो की फॉर्म के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं होता जी कि आधा एटम को इन्वॉल्व हो जाए और आधा एटम इन्वॉल्व ना हो। यानी यहाँ पर सिंपल लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आधे, 1.5, 2.5, पौने का कोई हिसाब किताब नहीं है। एटम पूरे का पूरा इन्वॉल्व होगा। अगर एक एटम की जरूरत नहीं है तो फिर 2 एटम इन्वॉल्व होंगे। इसको जरा हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं जी। तो मिसाल के तौर पर जब वाटर बनता है जी तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, वाटर मिलता है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 2:1 का है। यानी 2 एटम्स ये हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ पे आधा, 1.5, पौने, 2.5 का कोई हिसाब नहीं है, फिक्स रेशो के अंदर। और वो फिक्स रेशो भी होल नंबर के अंदर होंगे, यानी या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा एंड सो ऑन होगा जी। तो H2O का फार्मूला क्या है जी, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने फिक्स स्टोइचोमेट्रिक रेशो के अंदर रिएक्ट किया है। ये फिक्स स्टोइचोमेट्रिक रेशो के अंदर कंबाइन हुए हैं। या इस मोल को आप वॉल्यूम की तरफ से बात कही जाए जी तो फिक्स वॉल्यूम के अंदर ये कंबाइन हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो वॉल्यूम का रेशो है या जो मोल का रेशो है वो क्या है जी, 2:1 का रेशो है। तो 2 पार्ट वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 पार्ट वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, जिसके नतीजे में आपको वाटर मिला है। या 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हैं, जिसके नतीजे में आपको क्या मिला है जी, वाटर मिला है। तो ये जो कम्बिनेशन होती है ये हमेशा फिक्स होती है और होल नंबर की फॉर्म में होती है। यही ये लॉ बताना चाह रही है। अब हम रिलेशनशिप को पढ़ने जाएंगे और ये रिलेशनशिप है बिटवीन मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। और ये तमाम बातें ही हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। मोल्स के हिसाब से हमने मास को पढ़ा जिसको हमने मोलर मास कहा। मोल्स के हिसाब से हमने पार्टिकल्स को पढ़ा और इसको हमने एवोगैड्रोस नंबर कहा। और मोल्स के हिसाब से हमने वॉल्यूम को पढ़ा और इसको मोलर वॉल्यूम कहा। अब मोल्स और मास में, मोल्स और पार्टिकल्स में और मोल्स और वॉल्यूम में और इन तमाम के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है इसको स्टडी करेंगे। इस रिलेशन को मजीद तफसील से पढ़ते हैं। तो ये तफसील आपके सामने है जी। तो जो मास है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है और फार्मूला मास भी हो सकता है। इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। आइए से देखते हैं जी। तो अगर हम एटम्स की बात करें जी तो एटम्स का जो मास है उसको एटॉमिक मास कहेंगे।
और एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनको एटम्स कहा जाएगा। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसके मास को फॉर्मूला मास कहा जाएगा, यानी आयनिक कंपाउंड के जो मास है उसको फॉर्मूला मास कहते हैं और जो पार्टिकल्स हैं उसको फॉर्मूला यूनिट्स कहेंगे। और अगर आइंस की बात करें तो आइंस के मास को, आइंस का मास भी असल में एटॉमिक मास के बराबर ही होता है जी। तो जो आप लिखेंगे वो जवाब एटॉमिक मास के बराबर ही आएगा। और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? आइंस कहलाएंगे। अगर पॉजिटिव आइन है तो ये कैटाइंस कहलाएंगे, अगर नेगेटिव आइंस है तो ये एनाइंस कहलाएंगे। अब हम मोल्स, मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करने जा रहे हैं। सब्सटेंस के वेरी होने से ये पार्टिकल्स तब्दील हो जाएंगे और जो मास है वो भी तब्दील हो जाएगा जी, जो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको बताया गया है जी कि एटम्स के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास और आयनिक कंपाउंड के मास को फॉर्मूला मास कहते हैं और पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। तो रिलेशन है क्या जी कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें जी तो जो उसका मास होता है या तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर, अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा और अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो वो उसके फॉर्मूला मास के बराबर होगा। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास। कितने पार्टिकल्स होंगे तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं जी। तो अगर वो एटम है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फॉर्मूला यूनिट्स होंगे और अगर वो आयन है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आइंस होंगे। तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं और एवोगैड्रोस नंबर क्या है जी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं और मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे। तो ये रिलेशनशिप को आपने यहाँ पे देख, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जाएंगे। ये न्यूमेरिकल इसका ताल्लुक मोल्स और मास की रिलेशन से है जी। न्यूमेरिकल लिखा है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन जो गैस है उसका मास आपको गिवन है और उसके मोल्स आपने निकालने हैं। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड है तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मास मीथेन का गिवन है तो हमने लिखा मास ऑफ मीथेन यानी CH4 और ये कितना गिवन है हमें? 12 ग्राम। अब इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है और इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये फार्मूला मोल्स का है जी। और हम ये जानते हैं जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो हमने लिखा मोल्स बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के और मास हमें मालूम है, मास गिवन है और कितना है जी? 12 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास हमें मीथेन का मालूम है जी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है और कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 4 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो आपके पास जवाब आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो आपने 12 को 16 से डिवाइड किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.75 मोल्स। तो ये सिंपल सा आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और फार्मूला मेथड से आपने जवाब निकाला और आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.75 मोल्स आ रहे हैं। अब इसी न्यूमेरिकल को हम यूनिटरी मेथड से करेंगे और यूनिटरी मेथड से जो करने का तरीका है वो इसलिए ज़रूरी है जी कि आगे जो स्टैचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसमें आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए। तो आइए इस न्यूमेरिकल को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं जी। तो अब हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी मोल्स के लिए और मास के लिए
और जो सब्सटेंस है हमारे पास मीथेन है जी। तो हमने लिखा जी 1 मोल मीथेन का, उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है जी, क्योंकि 1 मोल का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है जी 16। तो हमने लिखा जी 1 मोल ऑफ मीथेन किसके बराबर है, 16 ग्राम मीथेन के बराबर है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखी। अब हमें इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये है जी कि जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी उसको आपने कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो डाटा को देखा तो डाटा के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को अंडरलाइन किया और यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड, और मास हमें गिवन है और वो 12 ग्राम हमें गिवन है, तो मास वाले पोर्शन को हमने अंडरलाइन किया और उसको लिख दिया जी गिवन। मतलब क्या है जी कि गिवन जिस चीज की वैल्यू गिवन है इस स्टेटमेंट में से उस चीज को आपने कहाँ पे लिखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जिस चीज की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है उसको आपने कहाँ पे लिखना है जी, राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको अब हम रिवर्स करके लिखेंगे, क्योंकि हमें मीथेन का मास गिवन है, इसलिए इस स्टेटमेंट में मीथेन को हमने कहाँ पे लिखा जी, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। तो हमने लिखा जी 16 ग्राम मीथेन किसके बराबर है जी, 1 मोल मीथेन के बराबर है। अब अगला काम क्या करना है जी, अगला काम हमें ये करना होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना है, और यहाँ पे 1 लाने के लिए अब 2 तरीके हैं जी। एक तरीका तो ये कि 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी यहाँ पर लेके आ जाए राइट हैंड साइड पे, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि जी लेफ्ट हैंड साइड को भी 16 से डिवाइड करवा दें और राइट हैंड साइड को भी आप 16 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। खैर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा जी 1 ग्राम मीथेन ये किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 16 मोल मीथेन के बराबर है। यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेके आ गया, 1 लेके आ गया। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आ गया तो जो वैल्यू मुझे गिवन है, वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 12 ग्राम गिवन है, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाया किससे जी, 12 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 ग्राम मीथेन ये किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मोल मीथेन। तो मैथमेटिक का रूल क्या है जी कि जिस चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज हमें राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है 0.75 मोल मीथेन के, यानी 12 ग्राम मीथेन के अंदर कितने मोल्स होंगे, 0.75 मोल्स होंगे। यही मोल्स हमने फॉर्मूला मेथड से निकाले हैं और यही मोल्स हमने यूनिटरी मेथड से निकाले हैं। तो फॉर्मूला मेथड से को अप्लाई करके आप इम्तिहान में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड को भी आप सीखें और यूनिटरी मेथड को भी आप फोकस करें, क्योंकि आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको यूनिटरी मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको लिखा हुआ है जी, लिख के दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपने और आपको मोल्स दिए हुए हैं, यानी मोल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान या इन जनरल मोल्स और पार्टिकल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है। आइए देखते हैं जी ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं जी। तो हम इसका डाटा बनाने जा रहे हैं, हमने डाटा बनाया। अब क्या लिखा जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और क्वेश्चन मार्क लगाया, और मोल्स हमें गिवन है तो हमने लिखा जी कि जो मोल्स है वो कितने गिवन है, 0.5 मोल्स गिवन है। अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें तो फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है जी, और हम ये जानते हैं जी कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स बराबर असल में होते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और यूनिटरी मेथड से भी मॉलिक्यूल्स निकालना सीखेंगे जी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं जी, 0.5 है, और एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होता है। अब आप इसको सॉल्व करें, आपके पास जवाब आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस का 0.5 मोल्स की बात की जाए तो उसके अंदर
3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो मेथड है ये आपका फार्मूला मेथड है। इस फार्मूले को आप याद करके बहुत सिंपल तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। जो दूसरा तरीका है उसके अंदर फिर हम रिलेशन लगाएंगे, और रिलेशन हमें मालूम है जी कि अगर आप 1 मोल की बात करेंगे, और 1 मोल किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो देखिए मास मैं यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मास का इस न्यूमेरिकल में कहीं लेना देना ही नहीं है। तो मैं ये जानता हूँ कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन लिखी जाती है ये तो हमेशा 1 मोल के लिए ही लिखी जाती है। और हम ये जानते हैं जी कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है जी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स है। तो हमने लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब इस स्टेटमेंट को हमें किस फॉर्म में लिखना है, गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। जो चीज गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाएगी, और जिस चीज की वैल्यू गिवन नहीं है वो राइट हैंड साइड पे लिखी जाएगी। तो डाटा को देखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या है जी, ये रिक्वायर्ड है, हमने इसको मार्क किया और आर लिखा, ये राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। मोल्स हमें गिवन है, हमने इसको मार्क किया और क्या लिखा जी, गिवन लिखा। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज कॉपी होगी। हमने इसको एक बार कॉपी किया, हमने लिखा 1 मोल हाइड्रोजन, ये किसके बराबर है जी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था जी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 लेके आना होता है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से ही 1 मौजूद है। इसका मतलब है आपके लिए आसानी हो गई। अब आप क्या करेंगे जी, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मोल हाइड्रोजन, ये किसके बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। अब आप इस साइड को सॉल्व करें, आपके पास जवाब आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। तो अब आपके पास जवाब हो गया जी कि 0.5 मोल्स हाइड्रोजन, ये किसके बराबर है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हैं। तो फॉर्मूले मेथड से जो जवाब आ रहा है वही जवाब किससे आया है जी, यूनिटरी मेथड से आया है, क्योंकि यूनिटरी मेथड आगे आपके स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा, इसलिए यूनिटरी मेथड को भी सीखना जरूरी है। ये तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, और इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें जी तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स यहाँ पे आपको गिवन है और वॉल्यूम आपने निकालना है, यानी ये जो न्यूमेरिकल है इसमें मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बयान की गई है। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जाएंगे जी। इस न्यूमेरिकल का हमने डाटा बनाया, वॉल्यूम क्या है जी, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम लिखा और क्वेश्चन मार्क लगाया। मोल्स हमें गिवन है, हमने लिखा मोल्स लिखा और इसकी वैल्यू को लिखा 2 मोल्स। अब इस न्यूमेरिकल को हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, और ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी कि अगर हमें किसी चीज़ के मोल्स गिवन हो तो हमारे लिए वॉल्यूम निकालना इंतहाई आसान है जी। और इसका फार्मूला क्या है जी कि वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने गिवन है, 2 गिवन है। मोलर वॉल्यूम कितना है जी, 22.4 है। तो 2 को आप 22.4 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जवाब आ रहा है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। तो इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल था जी, इसको आपने सॉल्व किया। अब हम इसी न्यूमेरिकल को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, और यूनिटरी मेथड के अंदर हम मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, और जब भी स्टेटमेंट लिखी जाती है तो ये 1 मोल के लिए लिखी जाती है। तो हमने लिखा जी 1 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो आप ये जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें तो वो मोलर वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब हमें इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो जो चीज, अब डाटा को देखिए, जो चीज आपको गिवन है उसको मार्क कीजिए। तो मोल्स आपको गिवन है, उसको आपने अंडरलाइन किया और लिख दिया गिवन,
और जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है यानी वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है उसको आपने अंडरलाइन किया और लिख दिया रिक्वायर्ड यानी आर। जो चीज़ जिसकी वैल्यू गिवन है उसको आपने कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जिस चीज़ की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है उसे आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। यानी इस स्टेटमेंट को भी आपने एज इट इज ही कॉपी करना है। तो आपने इसको कॉपी किया, आपने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन किसके बराबर है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के बराबर है। अब आपने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना होता है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से ही 1 मौजूद है, तो जो वैल्यू है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 मोल्स का वॉल्यूम आपने निकालना है, तो आपने 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाया। जब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स इस 2 को आपने राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 2 को आपने राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया, जवाब आ रहा है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। यानी यहाँ पर भी आपको वही जवाब मिल गया जो आपने फार्मूला मेथड से निकाला था, यानी 2 मोल्स ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 44.8 डेसीमीटर क्यूब है। तो दोनों मेथड से आने वाला जवाब क्या है जी, सेम है। यूनिटरी मेथड आपको इसलिए सिखाया गया है, इम्तिहान में आप फार्मूला मेथड से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जी। यूनिटरी मेथड आपको इसलिए सिखाया गया है क्योंकि आगे लेक्चर के अंदर आपने स्टोइचोमेट्री के न्यूमेरिकल करने हैं, और स्टोइचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए यूनिटरी मेथड का आना जरूरी है। एग्जाम के अंदर ये सवाल किस तरह से आए हैं इसको हम देखेंगे और तेजी से लेके चलेंगे, और न्यूमेरिकल्स की आपको सिर्फ हिंट देंगे, और इट्स हिंट के जरिए आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि इन न्यूमेरिकल्स को चेक किया जा सके। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर को आप डिफाइन कीजिए। तो मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर की आपने डेफिनेशन देनी है, तो जो डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी है जी उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे जी। तो मोल्स की डेफिनेशन को लिखा और एक एग्जाम्पल आपने दी, और इस तरह हमने एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन को लिखा और उसकी एग्जाम्पल दी। तो इम्तिहान में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा होता है जी। तो अगर एग्जाम्पल दे देंगे तो आपके मार्क्स मजीद जस्टिफाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और ये सवाल में लिखा हुआ है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3800 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 3 सब्सटेंसेस दी हुई है, इन तीनों सब्सटेंस के आपने मोल्स फाइंड करने हैं और मास आपको गिवन है जी। तो डाटा आपके सामने है जी, डाटा आपने बनाया जी, नंबर ऑफ मोल्स आपको रिक्वायर्ड है, और तीनों सब्सटेंसेस के आपने क्या लिखी है जी, मासेस लिखे जी। ये फॉर्मूला है जी, इस फॉर्मूले की मदद से आप मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे। फॉर्मूला है जी मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो हिंट क्या है जी कि ये एटॉमिक मासेस गिवन है इन एलिमेंट्स के, इनकी मदद से सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, और ये जो मास गिवन है इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको इन सब्सटेंसेस के मोल्स पता लग जाएंगे। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास आपको दिया है, और इस मास की मदद से आपने मोल्स भी निकालने हैं और मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। तो हिंट क्या है जी, पार्ट ए यानी मोल्स को जब आप निकालने जाएंगे जी, तो मोल्स निकालने तो आपको आते हैं, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास से आप मोल्स मास को डिवाइड करवाइए, आपको क्या निकल के आ जाएंगे, मोल्स निकल के आ जाएंगे। और जब आपको मोल्स निकल के आ गए तो मॉलिक्यूल्स निकालना आपके लिए इंतहाई आसान है जी। और उसका तरीका क्या है जी कि मोल्स को, जो मोल्स आएंगे यानी पार्ट ए के अंदर जो मोल्स आएंगे उनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो आपको मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी पता लग जाएगी। ये चौथा सवाल आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है इन कलेक्शन ऑफ 24 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, ये इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स आपने फाइंड करने हैं और मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको दी हुई है। तो ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो बड़े आराम से आप कर सकते हैं जी। तो आपने डाटा बनाया, और डाटा में आपने लिखा जी नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। और फार्मूला क्या है जी, फार्मूला ये है जी कि मॉलिक्यूल्स को निकालने का फार्मूला है जी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो आपको दिए हुए हैं उनको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करवा देंगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको मोल्स पता लग जाएंगे जी। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया और उनकी डेफिनेशन को आपने सीखा।
तो ये तमाम काम तो समझने वाला और समझने के बाद फिर याद करने वाला था जी। तो इन डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा, और उसके बाद जो असल जो इस चैप्टर में वो आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। और पेपर के अंदर इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल्स उमूमन आते हैं जी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के आप अटेन करें। तो आज के लेक्चर के आखिर में फिर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करना सीखा। तो जो रिलेशन आपने पढ़ी थी मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के दरमियान, उनके रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने न्यूमेरिकल्स को करना सीखा। फार्मूला मेथड से भी करना सीखा और यूनिटरी मेथड से भी करना सीखा। फार्मूला मेथड से आप इम्तिहान में न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड पे ज़रूर तवज्जो दीजिए, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर आप पे लाजिम होगा जी कि ये यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करें जी। तो जो असाइनमेंट आपको दिया है जी, जो सवालात आपको करने के लिए दिए हैं जी, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, जिसको अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, उनको आप सॉल्व कीजिए और उसकी पिक्चर को मुझे सेंड कीजिए, और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप असाइनमेंट को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना भी आप लेक्चर को ले सकते हैं जी। लेकिन असल जो फ़ायदा है इन लेक्चर से वो आपको उस सूरत में हासिल होगा जब आप टाइम टू टाइम इनके असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और अपने असाइनमेंट्स को चेक करवाएंगे। तो इम्तिहान की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इम्तिहान में न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करना आप पे लाजिम है जी। अगर नंबर अच्छे लेना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर के अंदर भी हम मोल्स, मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ केसेस को सामने लेके आएंगे और कुछ आसान और कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड को एक बार फिर सीखेंगे। फार्मूला भी हर किस्म के न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे जी। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।